हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर शिप्रा तिवारी। बहुत दिनों से आप मेरा इंतजार कर रहे थे, तो मुझे ये रिवीजन वीडियो आप लोगों के लिए बनाना ही पड़ा। ठीक है, और मैं बनाने भी वाली थी। अब ह्यूमन फिजियोलॉजी के मैं तुमको सारे रिवीजन वीडियोस देने वाली हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। 15-20 मिनट में इसको कंप्लीट करते हैं। प्यारे बच्चों, प्लीज कॉमेंट करना मत भूलना कि ये सेशन कैसा लगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रीदिंग क्या होती है। ब्रीदिंग को बेटा जी हम लोग वेंटिलेशन भी कहते हैं, सांस लेना या सांस छोड़ना। दिस इज कॉल्ड एज वेंटिलेशन एंड वेंटिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रीदिंग। अब आपके एनसीईआरटी कहती है कि रेस्पिरेशन भी ब्रीदिंग है, पर एक्चुअली रेस्पिरेशन इज द स्टेज ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, या ये कह सकते हो कि या ब्रीदिंग इज द स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन। दोनों एक चीज नहीं है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है सेल के अंदर जो है, हम किसी भी चीज को जब खाने के बायोमोलिक्यूल को तोड़ते हैं तो उससे जो एनर्जी निकलती है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आपकी रेस्पिरेशन। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द बॉडी एंड बॉडी टू एटमॉस्फेयर, दिस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज कॉमनली कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, और ये एनसीईआरटी की लाइन है। अब हमारे बॉडी में तो लंग्स दिया गया है, पर हर ऑर्गेनिज्म में लंग्स नहीं देते। हर बॉडी के अलग अलग ऑर्गन है, जैसे कि स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, प्लेटफॉर्म्स में सिंपल डिफ्यूजन से बॉडी में एक्सचेंज होता है। मतलब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो अंदर आ जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो बाहर चले जाओ। ठीक है, अर्थवॉर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल होता है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, ऐसे इंसेक्ट में होता है ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू, जो मैंने कॉकरोच में आपको पढ़ाया भी था। ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू है। वी हैव द 10 पेयर्स पैरिकस, जो आपको पता ही। ठीक है, नेक्स्ट इज, इसे कहते हैं ट्रैकियल, दैट इज कॉल्ड एज ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा जी फिशेस, एक्वाटिक, आर्थ्रोपोड, मोलस्क में होता है गिल्स। गिल्स को हम कहते हैं ब्रैकियल रेस्पिरेशन। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में होता है लंग्स के थ्रू, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। फ्रॉग अगर वाटर में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, फ्रॉग अगर बेटा जी पानी में है तो वो स्किन से रेस्पायर करेगा, और अगर फ्रॉग लैंड में है बेटा तो वो कर सकता है स्किन से भी, लंग्स से भी, और अपनी बकल कैविटी से भी। ठीक है, तो पानी में याद रखिएगा कि जब भी फ्रॉग पानी में हाइबरनेशन एक्टिवेशन कर रहा है, ठीक है, तो भी वो स्किन से रेस्पायर करे। मतलब एडवर्स परिस्थिति में है तो लंग से रेस्पायर करे, स्किन से रेस्पायर करे, लाइक पानी, हाइबरनेशन एक्टिवेशन। पर अगर वो लैंड पे है तो वो तीनों में से स्किन से भी कर सकता है, अपने बकोफेरेंजियल कैविटी से भी कर सकता है, और स्किन से भी कर सकता है, लंग से भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास रेस्पिरेशन नाक से शुरू होता है और पूरा बेटा जी लंग्स पे खत्म होती है। ठीक है, कहानी सबसे पहले हमारे पास होता है बेटू जी नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर जो होता है इसमें क्या है, वी हैव द नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल ऊपर होते हैं नेजल चैम्बर में। तो आपके नॉस्ट्रिल में क्या होती है, वी हैव द म्यूकस ग्लैंड्स, वी हैव द हेयर्स। तो जो भी सांस लेते हो वो फिल्टर कर देता है, साफ कर देता है। फिर नेजल चैम्बर को अगर आप छुओगे तो वो आपको स्मूथ कभी भी महसूस नहीं होगा। तो नेजल चैम्बर आपको कैसा महसूस होता है, थोड़ा उबड़ खाबड़। तो बेसिकली जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 मेंटेन करना चाहिए। पर कभी कभी आप बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वाले एरिया में जाते हो तो वहां से गर्म हवा लेते हो, कभी कभी बहुत ठंडी हवा ले लेते हो, -4 डिग्री तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, फ्रीज हो जाओगे। फ्रीज वाला टेम्परेचर, फ्रिज खोल के मुंह घुसड़ लेते हो बेटा जी, वो टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर में लाना होता है। तो यहाँ पे जो बोन्स होती हैं, टर्मिनल बोन्स कहते हैं, ये बॉडी के टेम्परेचर में आपकी एयर को ले आती है। साथ में क्लीनिंग करने का भी काम है। तो आपकी नॉस्ट्रल्स जो है वो नेजल चैम्बर में खुलती है। फिर उसके बाद नेजल चैम्बर आपका एक कॉमन पार्ट जगह पे खुलता है। मतलब बेसिकली नेजल चैम्बर एंड आपका ओरल चैम्बर, ये दोनों एक जगह पे खुलते हैं, जिसे कहते हैं फेरिंक्स। फेरिंक्स जो है वो कॉमन पाथवे है फूड एंड एयर के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब खाना और हवा दोनों मिक्स होते हैं। अब फूड जो है बेटा जी वो इसोफेगस में चले जाता है, पर जो हवा है बेटा वो आपकी ट्रैकिया में आती है। ट्रैकिया के ऊपर बेटा जी एक ढक्कन होता है, इसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। तो जब आप खाना निगल रहे होते हो तो एपिग्लॉटिस इस ट्रैकिया को बंद कर देता है। ठीक है, अदरवाइज खाना जो है वो विंड पाइप में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो आपको ठसका लगता है। आपको ठसका इसलिए लगता है जब तक आप खाना बाहर नहीं कर दोगे, खांसते ही रहोगे, क्योंकि विंड पाइप में हवा के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जो फेरिंग्स होता है बच्चे वो ओपन होता है लेरिंग्स में। ठीक है, इसका मतलब ये कि जो लेरिंग्स है बच्चे वो कहीं ना कहीं आपके ट्रैकिया के ऊपर है। ठीक है, समझ में आई बात। लेरिंग्स जो है वो एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, मतलब बेसिकली कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स है। इसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। जब भी आप बोलते हैं तो मुंह में हवा भरते हैं, ये हवा जाके आपके वोकल कॉर्ड से टकराती है, जिससे उसमें कंपन पैदा होता है। ये कंपन आपके माउथ में आता है और उसको आप स्पीच में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है, लुक एट माय हेयर्स, इजंट इट खतरनाक। ठीक है, तो लेरिंग्स जो है कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो साउंड प्रोडक्शन का काम करता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो ढक्कन होता है इसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, ये किसके ऊपर होता है, ट्रैकिया की ओपनिंग के ऊपर। ट्रैकिया की ओपनिंग को क्या कहते हैं बच्चों, ग्लॉटिस। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। आ जाइए अब बात करते हैं ट्रैकिया का, अपन बाइफर्केशन कहते हैं। लेरिंग्स जैसे मान लीजिए ये आपका ग्लॉटिस, ग्लॉटिस के ऊपर जो है मान लीजिए ये आपकी लैरिंग्स है। सो दिस वन इज द लैरिंग्स। लैरिंग्स के नीचे हो गई आपकी ट्रैकिया, ये क्या हो गया बेटू जी, ग्लॉटिस। ठीक है, ग्लॉटिस। और यहाँ पे जो ढक्कन होता है इसको हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। ठीक है, अब आ जाइए, है ना। अब उसके बाद ट्रैकिया जो है वो आपकी सीधी ट्यूब है। अब उसका डिवीजन होगा, अब आपकी थोरैसिक वर्टिब्री,
आपके छाती वाले एरिया में 12 वर्टिब्रीज हैं, तो जो थोरेसिक वर्टिब्री है 5वीं नंबर की, वहां से आपकी ट्रैकिया 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वो डिवाइड होती है ब्रोंकाई में, ठीक है, ये लेफ्ट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस। फिर क्या बनता है बेटा जी, आपका ब्रोंकस डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस। फिर और डिवीजन होता है प्राइमरी ब्रोंक्यूल, ठीक है, या इनिशियल ब्रोंक्यूल, लास्ट में लिख दो टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि देखो ध्यान से, है ना, ईच ब्रोंकाई अंडरगोज अ रिपीटेड डिवीजन एंड सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई बनाता है, सेम फिर ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल में, ब्रोंक्यूल टर्मिनल ब्रोंक्यूल में, ठीक है। उसके बाद जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है वो ए से एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में खुलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एल्व्यूलाई, जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा जी, एल्व्यूलाई, ठीक है। तो ट्रैकिया किसमें खुलती है, प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई किसमें खुलता है बेटा, इनिशियल ब्रोंक्यूल में, एंड सेकेंड इज द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ठीक है। अब पूरा ट्रैकिया से लेकर इनिशियल ब्रोंक्यूल तक सबके पास जो है कार्टिलेजिनस शेप की रिंग है। ये जो ट्रैकिया के पास इवन आपकी इनिशियल ब्रोंक्यूल तक जो आपकी कार्टिलेजिनस रिंग है, ये कोलैप्स नहीं होने देती है ट्यूब को, अदरवाइज कोलैप्स हो जाएगा, मर जाओगे, ठीक है। तो ये हवा हो नहीं हो, ये कोलैप्स नहीं होने देती। तो बेटा जी याद रखिएगा कि एल्विलाई और आपका जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, यहाँ पर रिंग्स नहीं होती, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक होती है, ठीक है। अब आ जाओ लंग्स की बात करूं, है ना, आपकी जो ये ट्री है किसके अंदर है बेटा, लंग्स के अंदर है। अब लंग्स के ऊपर कितनी मेम्ब्रेन है बेटू जी, 2 है, इन्हें कहते हैं प्लूरा, ठीक है। दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में क्या भरा हुआ बेटा, प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है, जो कि इनको फ्रिक्शन से लंग्स को बचाता है ना, सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है, शॉक से बचाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो कि एक्सचेंज अगर मैं बात करूं, तो याद रखिएगा कि एक्सचेंज जो है ना बच्चे, वो कभी भी बेटा जी, कभी भी, है ना, कंडक्टिंग पार्ट से नहीं हो सकता। मतलब पूरा ट्रैकिया से लेकर इवन नोज से लेकर आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कहीं भी एक्सचेंज नहीं होता। तो एक्सचेंज होता कहाँ है मैम, एल्व्यूलाइज और उनकी डक्ट्स, बस यहाँ पर एक्सचेंज होता है। जहां से एक्सचेंज नहीं हो रहा है, जहां पर सिर्फ टेम्परेचर मेंटेनेंस हो रहा है, ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, क्लैरिफिकेशन हो रहा है, सफाई हो रही है, ठंडाई हो रही है, एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसे कहते हैं कंडक्टिंग जोन। तो अगर मैं बात करूं कि भैया आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, इसे कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट। काम क्या क्या है बेटा, ट्रांसपोर्ट करना, क्लियर करना, ह्यूमिडिफाई करना, बॉडी टेम्परेचर में हवा को लाना। और ये पूरा जो पैसेज है वो सीलेटेड, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलेटेड एपिथेलियम से बना है, क्योंकि जो भी गंदगी आप लेते हो उसको करके नाक से बाहर निकालते हो, तो सीलेटेड एपिथेलियम से धक्का मार के बाहर करता है, ठीक है। सेम डिफ्यूजन का काम क्या होता है, जो एक्सचेंज पार्ट है वो है एल्व्यूलर डक्ट, और एल्व्यूलर यहाँ से आपकी गैसेस एक्सचेंज होती है। O2 जाती है ब्लड में, CO2 आती है आपके ब्लड से एल्व्यूलाई में, ताकि बाहर कर सको। अब ये कहानी जो आप कर रहे हो बच्चों, है ना, ये किससे कर रहे हो, ब्रीदिंग से करते हो। सो ब्रीदिंग में 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है इंस्पिरेशन और एक होता है एक्सपिरेशन। जब भी हम बात करते हैं इंस्पिरेशन, तो इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है और इसमें मसल कॉन्ट्रैक्ट करनी होती है और इसमें आपको एनर्जी देनी होती है। ये करीब 2 सेकंड का होता है ना। अब आप 1 मिनट में करीब 12 से 15 बार सांस लेते हैं, तो 5 सेकंड की ब्रीदिंग है, जिसमें 2 सेकंड आप सांस लेते हो और 3 सेकंड आप सांस छोड़ते हो। सांस छोड़ने में कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, वो एक पैसिव प्रोसेस है। तो जब आप सांस लेते हो अंदर, तो आपको ये समझना है कि आप अपनी रिब्स जो होती हैं, है ना, रिब्स के बीच में होती हैं आपकी इंटरकोस्टल मसल्स। कौन सी मसल्स हैं बेसिकली सांस लेने में मदद करती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल सांस लेने के दौरान कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिब केज को इस तरीके से बाहर की ओर फेंकती है, ठीक है। डायफ्राम जो नीचे डोम शेप का है लंग्स के नीचे, वो फ्लैट हो जाता है, नीचे चला जाता है, और आपका स्टर्नम बाहर की ओर आ रहा है। तो आपकी रिब्स ऐसी, स्टर्नम बाहर की ओर और डायफ्राम नीचे, जिससे क्या होता है कि आपका जो एरिया है, वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है, जगह खाली हो गई, वॉल्यूम बढ़ गया। जैसे वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हुआ, तो आपका लंग्स हवा भर लेता है और बड़ा हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो याद रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम का, जैसे डायफ्राम डाउनवर्ड जाता है, और किस डायरेक्शन में जगह बढ़ती है, इंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद जब आप सांस लेते हो तो कौन सी कोस्टल मसल होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है, जिससे स्टर्नम सामने की ओर, रिब्स ऐसे मूव करती है, लुक एट दिस, ऐसा मूवमेंट होता है, ठीक है। जिससे डायरेक्शन याद रखिएगा डॉर्सोवेंट्रल। तो याद रखिएगा रिब्स के बीच में पाई जाने वाली EICM जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो डॉर्सोवेंट्रल डायरेक्शन, ठीक है। और जब डायफ्राम नीचे जाता है तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन, ठीक है। समझ में आई बात। इससे पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है, प्रेशर कम होता है और आप सांस अंदर कर लेते हो। सेम एक्सपिरेशन एक प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है। डायफ्राम अपनी जगह पे जाएगा, नीचे से दबाव बनाए, रिब्स अपनी जगह पे जाएंगी। क्या हुआ, अंदर ऐसे दबाव बनाया लंग्स के ऊपर, जैसे दबाव बनेगा, प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कम हुआ, हवा बाहर हो जाएगी। ये एक पैसिव प्रोसेस है। एक और चीज याद रखिएगा, हमेशा आपका जो लंग्स होता है वो नेगेटिव प्रेशर में होता है, दैट इज वाई वो हवा को अंदर खींचता है। पॉजिटिव में रहेगा तो हवा अंदर क्यों खींचेगा। अब याद रखिएगा कि लंग्स की जो आउटर लेयर होती है वो आपकी पूरा थोरेसिक चेंबर मतलब स्टर्नम,
रिब केज, डायफ्राम, पीछे वर्टिब्रल कॉलम, तो पूरा एक केज बनता है और आपकी जो आउटर लेयर है ना लंग्स की उस केज से कनेक्टेड रहती है। तो अगर आपका केज में वॉल्यूम चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली लंग्स में वॉल्यूम चेंज होगा ही होगा, क्योंकि केज अंदर बाहर होगा तो लंग्स को भी बाहर खींचेगा, दबाएगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि आउटर लेयर चिपकी हुई है, इसीलिए हमेशा ये कहते हैं कि जो आउटर लेयर है इट स्टिक टू द आपकी थोरेसिक केज। केज अगर ऊपर नीचे हुआ तो आपका लंग्स भी ऊपर नीचे होगा ही होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए, है ना। जितनी भी वॉल्यूम्स ऑफ एयर है वो आप स्पायरोमीटर से नापते हैं। अब कौन सी वॉल्यूम ऑफ एयर है? देखो, जब भी नॉर्मल सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, कितना वॉल्यूम ले रहे हो? 500 ml। 500 ml छोड़ते हो, 500 ml लेते हैं, इसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। एक होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। 500 ml तो ले रहे हो, साथ में फोर्सफुल जब इंस्पिरेशन करते हो और कितना ले सकते हो, तो बेटा 2500 से 3000 ml ले सकते हैं। इसको कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आएगा बेटा, भयंकर इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन तो आएगा ही। नेक्स्ट, सांस छोड़ दी, कितना छोड़ दिया? टाइडल वॉल्यूम छोड़ दी। मैक्सिमम सांस छोड़ने पर कितनी हवा और बाहर निकाल सकते हो? दिस इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितनी होती है? 1000 से 1100 ml। सांस छोड़ने के बाद क्या आपके लंग्स में मैक्सिमम हवा आपने छोड़ दी, तब भी क्या लंग्स में कोई हवा है? यस। इसे कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम और ये कभी भी एक्सचेंज में पार्ट नहीं लेती। इसकी जो वॉल्यूम है बेटा वो है 1200 ml। नेक्स्ट सॉरी, नेक्स्ट होती है बेटा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। आपने मैक्सिमम कितनी हवा ली बताओ? मैक्सिमम आपने कितनी हवा ली बताओ जल्दी से। आपने नॉर्मल सांस छोड़ी थी, उसके बाद मैक्सिमम कितना भर सकते हो? टाइडल वॉल्यूम भर सकते हो और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भर सकते हो। 2500 वो, 500 ml, 3000 ml हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट बेटा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, आपने नॉर्मल सांस ली, उसके बाद मैक्सिमम आप कितनी हवा छोड़ सकते हो? एक तो छोड़ सकते हो टाइडल वॉल्यूम और एक एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना? 500। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000। कितना छोड़ सकते हो? 1500 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब ये है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपने नॉर्मल एक्सपिरेशन किया, उसके बाद आपके लंग्स में कितनी हवा बची है, दैट इज कॉल्ड एज रेजिडुअल। नॉर्मल एक्सपिरेशन मतलब आपने टाइडल वॉल्यूम निकाल दिया। अब आपने टाइडल वॉल्यूम तो बाहर निकाल दिया नॉर्मल एक्सपिरेशन से, अब आपके लंग्स में कितनी बची है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि ये तो फोर्सफुली बाहर जाएगी, और रेजिडुअल वॉल्यूम कभी जाती ही नहीं, इतनी बची। नेक्स्ट है बेटा वाइटल कैपेसिटी, है ना। रेजिडुअल वॉल्यूम को अगर आप छोड़कर सारा वॉल्यूम जोड़ दीजिए जो एक्सचेंज में पार्ट ले रहा है, उसे कहते हैं अपन लोग आपकी वाइटल कैपेसिटी। उसमें रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ दिया तो क्या निकल जाएगा? टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, यहाँ पर हम बात करते हैं एक्सचेंज। आप सभी लोगों को पता है कि गैसेस एक्सचेंज जो होता है बेटा वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर हो रहा है। एनवायरमेंट में अगर O2 159 है, लंग्स में तो कम ही होगी, लंग्स में उस समय होती 40 mmHg, हवा अंदर आएगी। फिर आपके एल्वियोलाई में उस समय पर 104 है ना। ब्लड में कितना है? 40, हवा कहाँ जाएगी? यहाँ से। अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करूं तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम कितना हो सकता है? 45 mmHg। एल्वियोलाई में भी है कार्बन डाइऑक्साइड, इस समय कितना है? 40। कहाँ जाएगी? यहाँ से यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, 95 mmHg है ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर। और आपके टिश्यूज में बेटा जी मात्र जो है टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मैं बात करूं टिश्यूज में 40 है ऑक्सीजन, तो कहां से कहां की हो जाएगी? ब्लड से टिश्यू। टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है 45, ब्लड में कम है तो ब्लड में जाएगा। तो इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मैक्सिमम वैल्यू 45 से ज्यादा नहीं हो सकती, मिनिमम वैल्यू 40 से नहीं हो सकती। आप सभी लोगों को पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या ज्यादा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो सकता है? 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या कम होगा? कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो सकता है? 40। सिर्फ वेरी अच्छा, जैसे मान लो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 45 होगा, तो ऑक्सीजन कितना होगा? कम होगा ना, 40। तो मिनिमम वैल्यू ऑक्सीजन की 40 से नीचे नहीं जा सकती, है ना। सेम विद द कार्बन डाइऑक्साइड, मैक्सिमम वैल्यू कार्बन डाइऑक्साइड की 45 से ज्यादा नहीं आ जा सकती। सिर्फ वेरिएशन है बेटा जी ऑक्सीजन में। एनवायरमेंट में ऑक्सीजन 159, एल्वियोलाई में 104 और आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 mmHg प्रेशर पे होता है। नेक्स्ट है बेटा जी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, है ना। आपकी एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं बेटा जी? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई है। सेम ब्लड वेसल की भी जो लेयर होती है वो भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी है, दिस इज कॉल्ड एज एंडोथेलियम। एल्वियोलाई से ब्लड से एल्वियोलाई की ओर गैस जाना है, बीच में एक नॉन सेल्युलर लेयर होती है, इसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन तीनों को मिलाकर हम सब एक साथ कहते हैं कि ये तुम हो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ये एल्वियोलाई की, ब्लड वेसल की, इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन को, इन तीनों को मिलाकर कहते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है वो 1 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितने क्या क्या मिला है बेटा? एल्वियोलाई की सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ब्लड वेसल की सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जिसको हम कहते हैं एंडोथेलियम। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से ही गैसेस एक्सचेंज होगा, अगर मल्टी लेयर हो गया तो एक्सचेंज नहीं होगा। बीच में है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है,
अब आ जाओ बेटा जी, ये वाली बात समझ में आई। अच्छा, जो आपकी गैसेस डिफ्यूज होती है वो किस चीज पे डिपेंड करती है? ग्रेडियंट पे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा सॉल्युबिलिटी पे। आपको पता है कि जो गैस ज्यादा सॉल्युबल होती है वो जल्दी डिफ्यूज होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से 20 से 25 गुना जो है वो ज्यादा जल्दी सॉल्युबलाइज होती है। इसीलिए अगर कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा हुआ ना तो हीमोग्लोबिन से फटाक से बाइंड हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जी थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन थिक हो जाएगी तो भैया आपको दिक्कत तो होगी ही सांस लेने में, एक्सचेंज ही नहीं होगा। इसीलिए जो आपकी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है वो सिगरेट पीने वालों की मोटी हो जाती है, इसीलिए सिगरेट नहीं पीना चाहिए। अब आ जाइए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। 97% ऑक्सीजन आप हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। 3% ऑक्सीजन जो है वो घोल कर, प्लाज्मा पार्ट होता है ना, प्लाज्मा में डिजोल्व करके, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 70% होता है बाइकार्बोनेट फॉर्म में, 25% होता है आपके अमाइन ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर, और बेटा 7% होता है डिजोल्व फॉर्म में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2026 में बेटू जी ये आया था। ठीक है। नेक्स्ट आ जा बेटा, अब आ जा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है बच्चे? आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पकड़ सकता है? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पकड़ सकता है। ठीक है, समझ में आई बात? याद रखिएगा कि है ना, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, ये डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से। ज्यादा होगा एल्विलाई में, देखो एल्विलाई वाले एरिया में फटाक से जाता है ऑक्सीजन कहाँ? ब्लड में, और फटाफट से ब्लड में ऑक्सीजन बाइंड होने लग जाती है, क्योंकि उस समय पर एल्विलाई का डिफ्यूजन क्यों होता है ब्लड के? क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर कम है। ठीक है, अब ब्लड में आप ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन बढ़ती जाएगी। ठीक है, आइए अब एक ग्राफ है बेटा, है ना। ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा है कि अगर आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग विथ ऑक्सीजन, मतलब सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के बीच में ग्राफ खींचा तो ये आपको सिग्मोइड कर्व मिलता है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि भैया ये है फुल 100% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। मुझे बताओ 100% हीमोग्लोबिन कहाँ किस एरिया में सैचुरेट होगा? लंग्स में, क्योंकि लंग्स वाले एरिया के पास जो ब्लड होता है ना वो फटाफट हीमोग्लोबिन उसका ऑक्सीजन पकड़ लेते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ऑक्सीजन आती है। पर अगर मैं बोलूं कि सबसे गंदा कहाँ होगा? बेटा टिश्यू में, क्योंकि टिश्यू में जो ब्लड बैठा हुआ है वो ब्लड जो है बच्चे वो टिश्यूज को ऑक्सीजन दे रहा है, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, तो वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करने लगेगा, CO2 से बाइंड कर लेगा। तो लंग्स में आपका एरिया जो है वो आपका कर्व लेफ्ट साइड की ओर होता है, जितना ज्यादा, ये कहते हैं सिग्मोइड कर्व है, तो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अब मेरी बात ध्यान समझना, अगर मान लीजिए कि आपके ब्लड में, है ना, CO2 बढ़ जाए, एसिडिटी बढ़ जाए, मतलब H+ बढ़ जाए, या pH कम हो जाए, pH कम हो जाए, एक्सरसाइज करते समय कंडीशन होती है, एक ग्लाइकोलिसिस से कुछ प्रोडक्ट बनता है जिनको कहते हैं डाइफॉस्फोग्लिसरेट, और आपके टेम्परेचर बढ़ जाए, इन सारी कंडीशन में आपकी जो बेटा जी एसोसिएशन कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के साथ वो कम हो जाती है, तो आपका कर्व राइट साइड की ओर गिरना लग जाता है। ठीक है, अब मान लो ये वाला एरिया कहाँ पे, ये वाले कर्व कहाँ पे मिलेंगे बेटा? टिश्यू एरिया में। टिश्यू एरिया में आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट साइड की ओर गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं, जितनी है वो आपने टिश्यू में से दे दी ब्लड को। अब ब्लड में क्या आ रहा है बदले में? कार्बन डाइऑक्साइड, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ने लग जाता है, डिसोसिएट होने लगता है, तो आपका कर्व राइट साइड की ओर गिरने लगता है। और जैसे आप जो है लंग्स के एरिया में पहुंचे, हीमोग्लोबिन फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर एल्विलाई कर देगा, O2 लेकर फटाफट बाइंड करने लगेगा, तो आपका कर्व जो है धुंध बाइंडिंग होती गई, आपका कर्व लेफ्ट साइड की ओर मूव करेगा। लेफ्ट अच्छा होता है। ठीक है, अब इन सारे कारणों की वजह से आपका हीमोग्लोबिन जो है बच्चों, ये सब गंदे गंदे pH घटना, H+ बढ़ना, H+ बढ़ता है और pH घटता है, CO2 का बढ़ना, टेम्परेचर का बढ़ना, ये सब हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से छुड़वा देते हैं, बदले में हीमोग्लोबिन को बोलते हैं जा तो CO2 से बाइंड कर। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस और नो बोलो जल्दी से। ठीक है, आ जाओ। अब ये सब कंडीशन की वजह से आपका कर्व राइट साइड की ओर मूव कर रहा है, इसे कहते हैं बोहर्स इफेक्ट। अगर CO2 बढ़ने से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड कर लेता है, कर्व राइट साइड की ओर गिरता है, इसे कहते हैं बोहर्स इफेक्ट। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट CO2 का ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं। अब 25% जो CO2 होती है वो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन से ट्रांसपोर्ट होती है, मतलब कार्ब अमाइन ग्रुप जो होता है हीमोग्लोबिन का उससे बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, अब देखो टिश्यू में क्या होता है, आप सभी लोगों को पता है, CO2 हाई होती है, लो PO2 होता है, तो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन O2 टिश्यू को दे दिया, बदले में CO2 ले लिया। फिर जब आप एल्विलाई में गए तो सेम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन छोड़ा, एल्विलाई को दे दिया, बदले में ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, इस तरीके से कहानी होती है। अब एक और चीज समझिए, आपके आरबीसी के अंदर, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा,
आपकी आरबीसी के अंदर, प्लीज ध्यान से समझिएगा, आपके आरबीसी के अंदर क्या है, मान लो CO2 आया, पानी होता है उसमें, तो एक ना कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एक एंजाइम होता है, ठीक है, आप लोगों को पढ़ा होगा आपने, 20 लाख गुना बढ़ा देता है रिएक्शन को। H2CO3 नाम का प्रोडक्ट आप बनाते हो। H2CO3 बेटा जी एक बहुत ही अनस्टेबल प्रोडक्ट है। H2CO3 बहुत ही अनस्टेबल प्रोडक्ट है, तो किसमें टूट जाता है, H प्लस HCO3 माइनस में। अब आरबीसी के अंदर अगर H प्लस बढ़ेगा बेटा तो दिक्कत हो जाएगी ना, एसिडिटी बढ़ने लगेगी। तो आरबीसी के अंदर पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन को हम इस H के साथ जोड़ देते हैं, क्या बन गया, HH भी बन गया, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को, अब ये है आपका आरबीसी, तो ये है आपका प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा में क्या पाया जाता है बेटा जी, NaCl, क्या पाया जाता है, NaCl। जब आपने NaCl को तोड़ा तो ये बना, ठीक है। अब इस बाइकार्बोनेट वाले आयन को आप बाहर लेके आइए, ठीक है, इसको किसके साथ जोड़ दीजिए, Na के साथ जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा, NaHCO3। 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसी फॉर्म्स में लंग्स के पास जाती है, ठीक है। अब सुनना, माइनस आयन बाहर निकाल लोगे तो अंदर माइनस की कमी हो जाएगी, तो हमने क्या किया, Cl को जोड़ दिया, ठीक है। इसे कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट, इसे क्या कहते हैं बेटा जी, इसे कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। समझ में आई बात। ये पूरी कहानी कहाँ पे हो रही है बेटा, ये हो रही है टिश्यू वाले एरिया में। टिश्यू में से हमने क्या लिया है बेटू जी, टिश्यू से हमने, ये आपके टिश्यूज है, ठीक है, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में लंग्स में ले गए, फिर हमने इस रिएक्शन को रिवर्स किया और CO2 दे दिया लंग्स को, बदले में ऑक्सीजन दे दिया। समझ में आई बात। चलिए इसे कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। देखो कार्बोनिक एनहाइड्रेज सोडियम बाइकार्बोनेट तोड़ देता है, ठीक है। अब समझो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा 2026 में आया था। 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को देता है, तो 15 ml कहाँ गई, बाहर हो गई। 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्विलाई को कितना कार्बन डाइऑक्साइड देता है, 4 ml। ये याद रखना डिफरेंस है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन दे रहा है टिश्यू को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई को दे रहा है, ठीक है। समझ में आई बात। कार्बोनिक एनहाइड्रेज आरबीसी में पाया जाता है, थोड़ा बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लाज्मा में पाया जाता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज बनाने के लिए हमको जो कोफैक्टर चाहिए वो है जिंक, ठीक है। अब आ जाओ, अब हमारे पास ना रेगुलेशन की बात करते हैं, हमारे पास जो रिदम को मेंटेन करता है नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए, वहां वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है मेडुला के पास, नॉर्मल ब्रीदिंग करता है। पर अगर मान लो किसी एक एरिया में तुम ऐसे पहुंच गए जहां पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है बेटा, तो अब क्या करते हो बेटा, शैलो ब्रीदिंग करने लग जाते हैं। शैलो ब्रीदिंग करते हो, ये कैसे हुआ, जब आप किसी ऐसे एरिया में पहुंच जाते हो जहां CO2 बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो तुरंत एक आपके पास पॉन्स के पास, मेडुला के ऊपर पॉन्स होता है, पॉन्स के पास एक सेंटर, दिस इज कॉल्ड एज न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर स्विच ऑन होता है और वो मेडुला ऑब्लोंगेटा को बोलता है प्लीज बंद कर, अपना रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बंद करो, क्योंकि अब हमें जल्दी जल्दी शैलो ब्रीदिंग करनी है ताकि जल्दी से हम ऑक्सीजन अंदर भर सके, आदमी मरे नहीं। फिर क्या होता है बच्चे, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, कहानी समझ में आई बात, न्यूमोटैक्सिक सेंटर का काम क्या है, तो ब्रीदिंग फास्ट कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है जब आप योगा करते हो तो आप कैसे करते हो, डीप ब्रीदिंग। तुमको पता है डीप ब्रीदिंग करने के लिए कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल है, डीप ब्रीदिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एब्डोमिनल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। उसके बाद एक एप्नियोस्टिक सेंटर होता है, वो आपको नहीं पढ़ना है, पर वो वापस से रिदम सेंटर को ऑन करता है जब आप नॉर्मल कंडीशन में आते हो, तो ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, आपके पास होते हैं, है ना, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास कुछ केमिकल सेंसिटिव एरिया भी होते हैं, तो जैसे आपकी बॉडी में H+ बढ़ता है, CO2 बढ़ता है, वैसे ही सेंस कर जाते हैं और ऑटोमेटिकली जो है ये न्यूमोटैक्सिक को सिग्नल देते हैं कि तुम ऑन हो जाओ ताकि रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ा सके, ठीक है। पर ये शैलो ब्रीदिंग होती है, डीप ब्रीदिंग नहीं हो सकती, जल्दी जल्दी सांस लेते हो पर लंग्स पूरा नहीं भर सकते इसमें आप, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कैरोटिड आर्टरी, और आपके अयोटा से कुछ आर्चेस निकलते हैं, वहां पर भी कुछ रिसेप्टर होते हैं जो इन चेंजेस को पता लगाते हैं, ये मेडुला के पास सिग्नल भेजते हैं, न्यूमोटैक्सी के पास सिग्नल भेजते हैं ताकि रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ा सके, ठीक है। याद रखिएगा कि जब आप ब्रीदिंग को रेगुलेट कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं, जो रोल है वो CO2 का, CO2 ऊपर नीचे होगा तो ये ऑन होंगे। नेक्स्ट है बेटा एस्मा, जो आपकी रेस्पिरेटरी पाथवे है, अगर वो किसी एलर्जन की वजह से सूजन हो जाए, उसमें सूजन हो जाए तो क्या होता है, मान लो ये नॉर्मल आपकी वो है, मान लो बेटू जी यहाँ पे सूजन हो जाए, ये तो सूज गया, तो ये पाथवे देखो बीच का कम नहीं हो गया, जिससे क्या होता है आपको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। नेक्स्ट है बेटा जी एम्फाइसिमा, आपकी जो एल्विलाई होती है ना बच्चों, ये एल्विलाई देखो, इसमें ना बहुत सारे ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं, सेप्टा होते हैं, ये देखो ये सेप्टा होते हैं। अब ये सेप्टा क्या होते हैं ना, सिगरेट पीने से डिसॉल्व हो जाते हैं, जिससे सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, जिससे आपको सांस लेने में आपके लंग्स हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको दर्द होता है, आपको सफोकेशन होगा क्योंकि सरफेस एरिया कम होगा, ऑक्सीजन कम आएगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर, इस पर भी क्वेश्चन आया बेटा 2026 अभी भी, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्टोन ब्रेकिंग, ग्राइंडिंग स्टंडीज, सिलिका इंडस्ट्री, इनमें क्या होता है, ये कंटिन्यूसली ये चीजें आपके लंग्स में जाती है, घिसती हैं, जिससे आपके लंग्स के फाइब्रस टिश्यू डिवाइड हो जाते हैं और गांठें बना देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फाइब्रॉइड। निमोनिया आप सभी लोगों को पता है बैक्टीरियल डिजीज है,
ठीक है। अब ये है बेटा जी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का छोटा सा वीडियो, ठीक है। सब कुछ लिखा है इसमें, कोई भी चीज मैंने छोड़ी नहीं है, सब आपको थॉरली रिवाइज करवाया है। नेक्स्ट मैं बनाऊंगी बॉडी फ्लूइड्स पे, प्लीज इंतजार करना, पूरी फिजियोलॉजी में ही बनाऊंगी, तो टेंशन नहीं लेना इस पे। प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में नीट 2026 रीनीट 2026 डॉक्टर लगा लेना यार, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ ना, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की भारी कमी है, भारी कमी है तुम्हारी, लिखो ना डॉक्टर के नाम के आगे, ठीक है। चल भैया बाय बाय, थैंक यू।